हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन कोचिंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कृष्णा और आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में 12th क्लास की फ़िज़िक्स का जो लेक्चर पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें हमने बेसिक आपको मैंने बता दिए थे, जो भी बेसिक सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब हम उससे ही आगे बढ़ेंगे। आपका जो यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है उसमें एडिटिविटी, नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये किस टाइप की चीज़ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कि आप जैसे कि चार्ज लेते हैं, मान लीजिए कोई एक चार्ज लिया है, उसका जो टोटल होगा या उसका क्या कहेंगे हम रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा, उन सभी चार्जेस के किसके सम के इक्वल होगा। किसके इक्वल? सम के इक्वल। ठीक है, उन सभी चार्जेस के। अब अगर मैं लेट कर लूँ, क्या करूँ, मैं लेट कर लेता हूँ। क्या लेट किया है मैंने लेट किया है कि मान लीजिए कोई Q1 चार्ज है, Q चार्ज ले लिया, उसके बाद चार्ज लेट कर रहा हूँ, Q चार्ज हो गया, माइनस का Q 2Q ले लिया, प्लस का 5Q ले लिया और माइनस का ही मैंने 2Q ले लिया। अब ये ले लिया मैंने। अब मैंने क्या कहा, जो टोटल चार्ज होंगे सारे चार्ज, उसका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, वो सम आएगा, सम। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ तो देख लीजिए, अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या होगा, Q। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है सम लेना है विद द साइन। वो साइन किस चीज़ का है? ठीक है, अगर माइनस का है तो माइनस लेंगे, प्लस का है तो प्लस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर Q लिया, Q किसका था, प्लस का था, माइनस का 2Q, प्लस का 5Q, माइनस का 2Q। अब कितना हो गया ये, 2Q माइनस का 4Q और प्लस का 6Q। कितना आ गया आंसर, प्लस का 2Q। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकला चार्ज का, तो कितना निकला, T लगाता हूँ टोटल, तो रिजल्टेंट कितना निकला, रिजल्टेंट निकला हमारा 2Q। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। तो ये कहलाता है एडिशन उसका नेचर का। किस चीज़ का नेचर का? चार्ज के नेचर का। समझ गए ये चीज़ आप? ठीक है, ये बहुत ही छोटी चीज़ थी, पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस चीज़ के ऊपर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेने हैं। अब हम चलते हैं आगे, और अब चलेंगे हम बिल्कुल ही मेन चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है इस चैप्टर की, और वो आपका कूलम्ब्स लॉ। क्या है? क्या? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ और रह गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था। अब ये लॉ क्या कहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि आगे जितना ही कुछ पढ़ोगे उस सब में इसी का यूज होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे सब कुछ रह ही जाएगा, ये समझ लेना। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो फोर्स के बारे में बताया गया है। क्या, किस चीज़ के बारे में बता रहा है? फोर्स के बारे में। और फोर्स के बारे में क्या बताया गया कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि पहले तो मैं लेट का बता दूं आपको कि लेट, कि हम इसमें लेट करते हैं कि 2 चार्जेस लिए, मतलब कि जो इसका स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने 2 चार्जेस लिए। कितने चार्जेस लिए? 2 चार्जेस। जैसे कि मैंने मान लिया एक Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, 2 चार्जेस लिए। डिफरेंस बिटवीन कितना है, R ले लिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, R। ठीक है, और 2 चार्जेस मैंने लेट कर लिए। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा होगा, अब देखिए अगर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो फोर्स किस टाइप, फोर्स जो होगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा रिपल्शन। क्योंकि आपको पता है लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। तो लाइक चार्जेस हमेशा रिपल करेंगे एक दूसरे को, और अगर यहाँ पर ये माइनस का हो गया तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दोनों। तो आपका यहाँ पर जो फोर्स है वो रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के, इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के, या कहो प्रोडक्ट के, कि force between 2 charges is directly proportional to the multiply of
Q1 एंड Q चार्जेस, मतलब कि बिटवीन दिस चार्जेस। तो एक और चीज होती है सेकंड क्या रहेगा कि फोर्स इन दोनों चार्जेस की बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको पता ही होगा क्या होता है कि जब हम अपॉन में लिख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है ये प्रोपोर्शनल हो गया और ये इन्वर्सली हो गया जब मैंने इसको इन्वर्स कर दिया। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन डिस्टेंस ऑफ दीज चार्जेस का क्या करा है हमने, स्क्वायर किया है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दीज चार्जेस। तो अगर ये स्टेटमेंट जो है कूलम्ब्स की सिर्फ इतनी सी है, क्या है, इतनी सी, एक तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ बिटवीन डिस्टेंस ऑफ दीज चार्जेस। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट होगी। और स्टेटमेंट को मैं एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप रटने की कोशिश मत कीजिएगा। फिजिक्स में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको प्लीज़ मत रटिए, क्योंकि आज याद रहेगी वो कल को भूल जाओगे, ये बात गारंटी है। फिजिक्स ऐसी चीज़ है जो समझोगे तो याद रहेगी, नहीं समझोगे तो वो भूल ही जाओगे 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो स्टेटमेंट मैंने याद नहीं की, इससे ही बोली है, जो चीज़ लिखी है वही बोला है, जो चीज़ लिखना है वही चीज़ बोलनी है। अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों स्टेटमेंट को मैं रिजल्टेंट बना लूँ, इसको एक कर दूँ तो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में क्या जाएगा, R स्क्वायर। तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। और हमको पता है हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटाते हैं, जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। आप कुछ भी लगा सकते हो कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया K। बच्चे पूछते हैं सर K ही लगाना जरूरी है क्या, नहीं भाई, आप जो चाहे वो लगा लो, आपका नाम कुछ हो रहा है तो कुछ और लगा लो, क्या दिक्कत है। पर लेकिन नॉर्मल जो लिया जाता है वो K ही लिया जाता है, ज़्यादातर फिजिक्स में हम K ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने, K एक कांस्टेंट ले लिया। अब ये कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, ये आपका कूलम्ब कांस्टेंट है, ठीक है। कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं इसको। अब देखिए, अब इस कांस्टेंट को कूलम्ब जी ने 2 टाइप से लिया। एक था सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू होती है K = 1। सीजीएस सिस्टम में कितनी होती है, K की वैल्यू 1 होती है। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा F, सो F = Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा F, अगर मैं K की वैल्यू 1 रखता हूँ। बट हम कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं बताओ, आपको मैंने पढ़ाई हुई है 11th में, क्या पढ़ाया हुआ है कि SI यूनिट, हम पढ़ते हैं SI यूनिट। SI यूनिट में K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो समझ गए हो। तो अब अगर हम यहाँ पुट कर देंगे इस चीज़ को तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा क्या, फॉर्मूला हमारा। और यही है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये सीजीएस सिस्टम में है और ये एसआई सिस्टम में है। ज़्यादा यूज़ ये होता है क्योंकि आपके जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी बेस पर होंगे, ठीक है। समझ गए बात को, तो समझिए हो ये चीज़, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम आगे चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ अच्छे से कर लेना क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। लास्ट जो समझाया था वो समझ गए थे आप, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिट 4 बताऊंगा आपको। हाँ, पहले एक चीज़ बता दूं, जो इसमें ये क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू भूल गया था मैं बतानी, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। कितने होते हैं, 9 × 10⁹। तो इसको याद रखना क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स में इसको पुट करोगे ही करोगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ यूनिट चार्ज, ठीक है। यूनिट चार्ज, अब यूनिट चार्ज आपने
कहाँ पढ़ा होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा था यूनिट वेक्टर, जब मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था, मोशन में पढ़ाया था। तो यूनिट वेक्टर, तो क्या समझ में आता है यूनिट वेक्टर के बारे में? आप तो 12th का, आपको तो सब कुछ पता होगा। तो यहाँ पर जो यूनिट चार्ज का मतलब है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अच्छा, यूनिट का मतलब बताओ, हम मैथ्स में क्या लेते हैं? यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो यूनिट का हमेशा क्या रहता है? पैकेट, समझते होंगे ना पैकेट। तो यूनिट वैल्यूज होती है कि कितनी वैल्यू है। तो यूनिट हम जब भी फिजिक्स में लेते हैं 1 यूनिट से लेकर स्टार्ट करते हैं कि 1 वैल्यू, जिस चीज़ की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अब वो चाहे वो ग्रुप में हो चाहे वो ग्रुप में नहीं हो, तो क्या रहेगा कि 1। तो Q का मतलब कितना है? 1 आना है। तो 1 कैसे होगा Q? बताओ, खुद से सोचो। अब आपको इस टाइम नहीं पता यूनिट चार्ज होता क्या है, तो मैं खुद से ही आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह चीज़ें समझी आती है। क्योंकि आप अगर बुक लेके बैठोगे तो क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब नाम से भी तो समझ सकते हो कि नाम से इसका मतलब क्या निकल रहा है, तो मैं वही चीज़ सिखा रहा हूँ। तो यूनिट का मतलब 1 होता है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², ठीक है। अब मैं क्या करूँ? अब अगर मैं क्या टेक कर लूँ, दोनों चार्जेस को सिमिलर चार्ज टेक कर लूँ, ये भी Q है और ये वाला भी Q है, मतलब कि सेम चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस क्या हैं? इक्वल है। डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है? 1 मीटर है। कितनी? 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस 1 मीटर ले ली। अगर मैं F की वैल्यू कितनी रख दूँ? 4πε0 या फिर 9 × 10⁹ रख दूँ और इसमें पुट कर दूँ। ये सारी चीज़ें मैं कहाँ कर दूँ? इसमें कर दूँ, पुट इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में जैसे मैं पुट करूँगा तो 9 × 10⁹ = 9 Q/R की वैल्यू रखी है 1, Q/1। अब देखिए ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, और Q का Q सिमिलर लिया तो Q1 की जगह भी Q रखेंगे और Q2 की जगह भी Q रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 = Q/Q/1, तो कितना हो जाएगा? Q² = 1 एंड Q ±1। तो ये क्या हो गया? यूनिट चार्ज। क्या निकला? यूनिट चार्ज। तो ये होता है यूनिट चार्ज। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? Q लिया, दोनों को इक्वल लिया। इक्वल को जैसे ही मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, Q × Q पुट कर दिया। R की जगह कितनी रख दी? 1 मीटर रख दिया, और ये वैल्यू यहाँ रख दी। अब ये सिमिलर कट हो जाएगी, ये कट हो जाएगी, और कट होने के बाद 1 आ जाएगा। तो जब ये इससे कट हो गई, 1 इधर रहा, Q² = 1, और Q की कितनी वैल्यू निकल गई? +-1, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया? +-1, ठीक है। समझ गए क्या किया? तो हमने ये किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 लिखना भूल गया, चलो हाथ से गलती हुई, पर लेकिन पुट सही कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये ऐसे था, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। किसका? यूनिट चार्ज का। तो यूनिट चार्ज का कॉन्सेप्ट समझे आप या नहीं समझे? तो यूनिट चार्ज का ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। आपको 2 चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कूलम्ब्स लॉ और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब मैं आपको एक पहले तो ये कराता हूँ, एक छोटा सा है डाइलेक्ट्रिक मोमेंट। डाइलेक्ट्रिक मोमेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है P = 2qL, ठीक है। क्या? P = 2qL। ये क्या है? एक ये मैथमेटिकल एक्सपेंशन है। क्या है? मैथमेटिकल एक्सपेंशन। अब ये मैथमेटिकल एक्सपेंशन क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आपने कोई चार्जेस लिए हैं, क्या लिए हैं? चार्जेस, 2 चार्जेस लिए हैं। 2 चार्जेस में क्या किया कि Q है और Q है। 2 चार्जेस लिए, जो दोनों चार्जेस, ठीक है, इक्वल है। क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। और बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमने 2L ऐड कर ली, तो क्या होगा? और हाँ, इक्वल के साथ साथ अपोजिट भी है, इक्वल अपोजिट। तो जो होगा क्या होगा? P = होगा
उन दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस के और चार्जेस के स्ट्रेंथ के, मैंने क्या कहा, इक्वल एंड अपोजिट। चार्जेस अपोजिट है पर लेकिन स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ इक्वल है। स्ट्रेंथ क्या रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी Q, ठीक है, क्या रहेगी Q। तो क्या बन जाएगा 2QLP। तो ये बनता है क्या, डाइइलेक्ट्रिक मोमेंट। आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं और 2-3 नंबर में बिल्कुल ही आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, इसके बिना तो न्यूमेरिकल्स तो आपके रहेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि कोई भी अगर आपका चार्ज है, ठीक है, वो प्लस का हो या माइनस का हो, उसके अराउंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है आपके चार्जेस के अराउंड। अब जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी निकाल जाती है टेस्ट चार्जेस से। क्या, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होते हैं, टेस्ट चार्ज या फिर हम कहें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज या फिर हम कहें पॉजिटिव चार्ज। क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो टेस्ट चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक पॉजिटिव चार्ज लेट करता हूँ किसी फील्ड में, क्या लेट कर रहा है मैंने, टेस्ट चार्ज मैंने लेट किया किसी भी एक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इन टेस्ट चार्ज और इस वाले चार्ज के बिटवीन जो फोर्स बनता है, जो फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स क्या कहलाता है, वो फोर्स कहलाता है आपका इंटेंसिटी। तो ये फोर्स है ना, ये इंटेंसिटी कोई नई चीज़ नहीं है, ये क्या है, ये एक टाइप का फोर्स है। अब ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है एक ही फील्ड में, सिमिलर फील्ड्स में, किसी उस फील्ड के चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है, वो आपका इंटेंसिटी है। क्या है, इंटेंसिटी। इस चीज़ को समझ लेना अच्छे से, क्योंकि जब इसकी कैलकुलेशन निकालोगे ना तो फिर उसमें क्या होता है कि आपने ऐसे रखा और एक ये चार्ज ले लिया, एक ये चार्ज ले लिया, और किसी पोजीशन पे आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, किसी पोजीशन पे एक टेस्ट चार्ज लाइट कर लिया। जब आप एक टेस्ट चार्ज लाइट करोगे तो फिर क्या करोगे, इस चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के ऊपर बात करोगे, इस चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के ऊपर बात करोगे। तो क्या है, जब हमें इंटेंसिटी निकालनी होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, इन एक ही फील्ड में जब कोई टेस्ट चार्ज आ जाता है और टेस्ट चार्ज उस फील्ड के चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई करता है वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इसमें अब इसका फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ। आपको पता है F इजिकल टू कितना होता है, F इजिकल टू टेस्ट चार्ज हमेशा 1 लेते हैं हम, वो भी पॉजिटिव का, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। अब देखिए Q1 और Q2, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। एक Q तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक तो टेस्ट चार्ज है और एक चार्ज है, तो मैं अगर एक Q को तो Q ही कह दूँ सिर्फ, क्योंकि ओनली Q माना हुआ है, और दूसरे Q को मैं 1 कह दूं क्योंकि टेस्ट चार्ज है, और अपॉन R²। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ये क्या बन गया, ये फोर्स जो ये वाला फोर्स बना है यही क्या होता है, यही हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। समझ गए बात को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बहुत अच्छे समझा दिया और ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको भूलना मत, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं। आप इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही ऐसी है कि आएगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके जो पोजीशन होते हैं, मतलब कैलकुलेशन, वो आपका आएगा ही आएगा। उसमें से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा या फिर गॉस लॉ की एप्लीकेशन पूछी जाएगी। इस चैप्टर में मेन है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या निकाला, इंटेंसिटी निकाल दी। अगर मैं एक काम करूं, बताओ क्या काम करूं, अगर मैं
दोनों साइड Q से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। दोनों साइड Q से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस साइड भी Q से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस साइड भी Q से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको हम पहले वाले को फिर 1 मान लेंगे। तो अब बताइए ये जो बन गया ये क्या बन गया, ये हमारा F नहीं बन गया होगा, F का फॉर्मूला है, F बन गया होगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक और चीज़ होती है जो आपके स्मॉल मतलब कि जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसके लिए यूज़फुल है। क्या है, इंटेंसिटी फोर्स अपॉन क्यू। इंटेंसिटी इज इक्वल इज फोर्स अपॉन क्यू, मतलब कि किसी चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वही क्या कहला रहा है, इंटेंसिटी कहला रहा है। किसी भी फॉर्मूले को डेफिनेशन में अगर लिखना हो तो आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो कि क्यू चार्जेस पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वही क्या कहला रहा है, इंटेंसिटी कहला रहा है। समझ गए बात को। तो ये था आपका इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो समझ में आया, इंटेंसिटी बहुत ज़रूरी था ये। तो अब आज हम यहीं तक रखेंगे इसके लिए। ठीक है, तो अब आप इंटेंसिटी और ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है आज, ये आज बहुत ज़रूरी है आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए। जब आप नेक्स्ट लेक्चर लेने बैठोगे और लोगे तो कम से कम इसको तो देख के ज़रूर लेना, क्योंकि अगर इसको नहीं देखा ना, ये इंटेंसिटी कूलम्ब्स लॉ नहीं देखा तो बेटा आगे तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये गारंटीड है। ठीक है, तो इसलिए ये लेना बहुत ज़रूरी है, ये बेस है बिल्कुल ही आपका आगे के लिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज आपको पता ही है चल ही रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।